इनकी शक्लें देख इसे रहम आ गया और फिर जेब से चंद नोट निकाल कर इनके हवाले कर दिया और अंदर जाने लगा। पैसे मिलते ही वो दोनों खुशी से वहां से हट गए। कहा, एक अदद बहन में भी हूँ, तुम्हारे जल्दी से मेरे हिस्से के निकालो फिर जाना अंदर। जाना फरीहा इसका रास्ता रोक के खड़ी हुई थी। निकलो, कोई पैसे नहीं, वरना मुझे कोई जल्दी नहीं अंदर जाने की, मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना बना लूंगा। आदम ने भी संजीदगी से जवाब दिया। इसने घूरकर आदम को देखा और आगे बढ़कर मन्नत को इसकी गोद से ले ली। बस आज के लिए इसे मेरे पास छोड़ जाओ, कल से अपने साथ रखना, मैं नहीं रुकूंगी। आदम इसकी बात का मतलब अच्छे से समझ गया था, इसलिए बिना कोई बहस किए अंदर बढ़ गया, जहां इसकी नई नवेली दुल्हन इसका इंतजार कर रही थी। कमरे का माहौल देखकर कुछ पल के लिए वो भी फ्रीज हो गया था, लेकिन जल्दी से इसने खुद को संभाल लिया। वो बेड को बीचों बीच घूंघट ओढ़े बैठी थी। वो खामोशी से अपने भारी कदम उठाता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया और अपना सादा सा सूट निकालता वॉशरूम में घुस गया। जब वो फ्रेश होकर आया तब भी वो ऐसे ही बैठी थी। आदम को एकदम गुस्सा आया। जब इस रिश्ते की हकीकत से वाकिफ थी, फिर इस तरह रिवायती दुल्हनों की तरह बैठने का तो बनता था। वो बेड पर जाकर लेट गया और साइड ड्रॉर से एक बॉक्स निकाला। इसके बैठने पर शिफा खुद में सिमट गई। ये आपकी मुंह दिखाई। इसने वो बॉक्स शिफा की तरफ बढ़ाया, लेकिन घूंघट उलटने की जरूरत अब भी महसूस नहीं की। इसकी भारी आवाज पर इसने घूंघट खुद ही उलट दिया। वो आदम को देखने लगी। इसके घूंघट उलटते ही आदम की नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो पलटना भूल गई। इसके लाल रंग के रंगे हुए होंठ इसे बुरी तरह अट्रैक्ट कर गए, लेकिन वो भी आदम खान ज्यादा था। सोते हुए भी अपने दिमाग को जगाए रखना अच्छे से जानता था। मुझे मुंह दिखाई नहीं चाहिए, वादा चाहिए, वो कपकपाते लहजे में धीरे से बोली। तो आदम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कैसा वादा? इसने एक आईब्रो झुकाई। मैं अब अपने अब्बू के कातिल को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। मैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती हूँ और इन सब के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वो सिर्फ रोई रोई उम्मीद भरी आंखों से इसे देखने लगी। आदम को इस पर तरस आया। इसने शिफा का हाथ पूरे हक से थामा। इसका छोटा सा हाथ आदम के हाथों में छुप गए। आदम का लम्स अपने हाथों में महसूस करके वह अजीब कैफियत का शिकार हुई। मैं वादा करता हूँ, आपके मुजरिमों को जब तक कैफियत किरदार तक नहीं पहुंचा सकूंगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। आज से ये मेरी जिम्मेदारी है, आप हर फिक्र से आजाद हो जाएं। आप जाकर चेंज कर ले, रात बहुत हो गई है। आदम इसे अपने होने का मान बख्श कर सीधा होकर करवट बदल कर लेट गया। आधे घंटे बाद वो बिना चेंज किए ही वापस आ गई और कश्मकश में वहीं खड़ी हो गई। आदम खान ज्यादा आंखें बंद किए बहुत देर इग्नोर करता रहा, लेकिन जब वो नहीं बोली तो आंखें खोलकर इसे देखा तो वो बेड के पास खड़ी तजर बजर का शिकार अपने हाथों को आपस में मसलने में मसरूफ थी। क्या हुआ, आपने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? इसने नरमी से पूछा। वो मेरे पास कपड़े नहीं हैं, वो धीरे से मिनमिनाई, जो आदम खान ज्यादा बमुश्किल ही सुन पाया। वार्डरोब में चेक किया आपने? आदम ने इसे पीछे इशारा किया। नहीं, वो मैं कपड़े लाई ही नहीं अपने साथ। और शर्मिंदा हुई। आपकी हर चीज इस कमरे में मौजूद है, जाकर आप चेंज करके बेड पर आकर खामोशी से सो जाए, मुझे नींद आ रही है। वो संजीदगी से कहता खुद पर कंफर्टर डालता करवट बदल गया। वो एक नजर इसे देखती वार्डरोब तक गई। वहां इसकी जरूरत की हर चीज थी। इसे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। वो एक चोर नजर इस पर डालती अपने कपड़े उठाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और डरते डरते आराम से बैठ के कोने में सिमट कर लेट गई। दिन भर की थकावट की वजह से नींद कब इस पर मेहरबान हुई इसे पता नहीं चला। रात 4 बजे वो गहरी नींद में सोया हुआ था, जब अपने पास मोबाइल के बजने की आवाज पर नींद में ही मतलाशी हाथों से फोन को टटोला। मोबाइल हाथ आते ही इसे अपने सीने पर किसी का वजूद का एहसास हुआ। इसकी नींद धक से उड़ी। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया। इसकी पहली नजर इन खूबसूरत गुलाबी पैरों पर पड़ी जो इसके सीने पर थे, और इसके एक पांव पर बंधा काला धागा ऐसा लग रहा था इन पैरों की हिफाजत के लिए हो। वो खुद आड़ी तिरछी लेटी इसके कंफर्टर छीनकर अपने आधे वजूद को छुपा चुकी थी।
लंबे घने बिखरे हुए बालों ने इसका चेहरा छुपाया हुआ था। वो बड़ी शान से इसके सीने पर अपनी टांगे फैलाए अपनी दूसरी साइड पर रखे सुकून से सो रही। वो शायद सर्दी की वजह से अंदर घुसने की कोशिश कर रही, या शायद वो ऐसे ही सोने की आदी थी। इसे चिढ़ तो बहुत हुई, लेकिन कुछ कहने के बजाय इसने आराम से इसके पैरों को अपने सीने से हटाया और फोन उठाता बालकनी में चला गया। इसी नंबर पर कॉल मिलाई जहां से कॉल आ रही थी। न जाने दूसरी तरफ क्या कहा गया। वो इजलत में अंदर आया और अपना यूनिफॉर्म उठाता वॉशरूम चला गया। अगले 10 मिनट में वो तैयार होकर अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाए कमरे से निकल गया। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेर रही थी। जब वो सोकर उठी तो आदम कमरे में नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर किसी का इंतजार करने लगी ताकि वो नीचे जा सके। दरवाजा नॉक हुआ तो इसने दरवाजा खोला। सामने आयत खड़ी थी। इसने झिझक कर रास्ता दिया तो अंदर आ गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है भाभी। आयत ने इसके लाल रंग के शिफॉन के फ्रॉक में खुलते रंग देखकर तारीफ की। इसकी तारीफ पर शिफा के गाल सुर्ख हुए। भाई कहाँ है? आयत ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की सजावट अभी तक वैसी ही थी, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ था। शायद इसने सुबह सुबह सफाई की। वो पता नहीं मुझे, वो आहिस्ता आवाज में बोली। क्यों, रात को तो हम हमारे सामने कमरे में आए थे। आयत ने हैरानगी से पूछा। जी, लेकिन वो सुबह कमरे में नहीं थे। वो झिझक कर बोली। अच्छा, हो सकता है ड्यूटी पर चले गए हों। आपके उठने से पहले चले। बड़ी अम्मी बुला रही है, नाश्ते के लिए नीचे चले। वो शिफा को लिए नीचे चली गई। आदम और सालार के अलावा सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। इसे आता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फरवा बेगम ने इसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया तो वो भी सबको सलाम करती बैठ गई। अर्श को देखा इसे घबराहट होने लगी, जो मोबाइल में मसरूफ नजर आ रहा था। लेकिन इसके चेहरे के उतार चढ़ाव फरी ने बहुत अच्छे से नोट की और समझ भी गई। इसने धीरे से इसका हाथ दबाया तो शिफा चौंक कर इसकी तरफ देखा। रिलैक्स, अर्श मेरा भाई है, उन्होंने सरगोशी में कहा तो वो भी खुद को कंपोज करती सामने जिजा की गोद में मौजूद छोटी सी बच्ची को देखने लगी। इसकी आंखें खुद ब खुद आदम की तरह पुरकशिश थी। बच्ची इसे देखकर मुस्कुराने लगी। बच्ची की मुस्कुराहट देख इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। तो मन्नत ने खिलखिला कर अपने बाजू की तरफ इसकी तरफ फैलाया। शिफा ने उठकर जल्दी से इसे गोद में उठा लिया। सब इसकी ये बचकाना हरकतें देख रहे थे। अम्मी, देखा आपने? बेवफा लड़की। नहीं, मम्मा के आते ही मुझसे मुंह मोड़ गई। जिजा के ड्रामाई अंदाज में कहने पर सबने शिफा का रिएक्शन देखने के लिए इसकी तरफ देखा। शिफा का मुस्कुराता चेहरा देख सबका दिल मुतमईन हो गया। शिफा, बच्चे नाश्ता करो, इसे मुझे दे दो। फरवा बेगम ने मन्नत को इससे लेने की कोशिश की तो मन्नत ने इसके कंधे में मुंह छुपा लिया, जिसका मतलब था इसे शिफा के पास रहना है। आंटी, मैं इसको अपने पास रख लूं? इसने डरते डरते पूछा कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी आंटी नहीं, आदम की तरह तुम भी मुझे अम्मी कहा करो आज से। मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, उन्होंने मोहब्बत से इसकी तरफ देखकर कहा तो उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन इसने जल्दी से खुद पर काबू पाया और नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद जिजा अपनी यूनिवर्सिटी चली गई और आयत और फरी के साथ बाहर गार्डन में चहलकदमी करने चले गए। बाहर कैन के चेयर पर बैठी इधर उधर बातें कर रही थी, जबकि शिफा कभी इनकी तरफ देखती कभी मन्नत के साथ खेलने लगती। गाड़ी की आवाज पर सबने मुड़कर देखा तो आदम था, जो जल्दी में अंदर की तरफ बढ़ गया। शिफा, जाओ, जाकर आदम से पूछो कुछ चाहिए तो नहीं। मैं जाऊं? इसने ना समझी से दोबारा पूछा। हाँ, शोहर है तुम्हारा तो तुम ही पूछोगी, जाओ शाबाश। फरी के कहने पर ना चार वो उठकर अंदर बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई तो ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट में ब्लैक ही जीन्स पहने अपने गन और वॉलेट उठा रहा था। शायद वो सिर्फ चेंज करने आया था। इसके हाथ में गन देख शिफा को घबराहट हुई। इसको कमरे में दाखिल होता देख वो अपनी भारी कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। शिफा ने इसे अपनी तरफ आता देख सटपटा कर 2 कदम पीछे लिए, लेकिन वो अपने भारी कदम उठाता इसके पास आया और झुककर मन्नत के गाल पर बोसा दिया। शिफा ने इसे अपने इतने पास देख अपनी सांसें रोक ली और सख्ती से आंखें मीच ली। आदम ने सर उठाकर इसे देखा तो वो लाल रंग के सूट में खुद भी पूरी तरह सुर्ख हो रही थी।
वो इसे देखता रहा, वो कितनी मासूम थी। वो लड़की, इसकी तोड़ी पर मौजूद खम इसे बहुत खूबसूरत बनाता था। इसने जरा सा झुककर इसके तोड़ी के खम को हल्का सा छुआ और उसकी गोद से मन्नत को लेता बेड पर बैठ गया। ये एक बेख्तियारी में किया गया अमल था। आदम के लम्स इसका दिल इतने जोरों से धड़का कि इसे खबर नहीं हुई कब आदम ने मन्नत को उठा लिया और कब वो दूर हुआ। वो स्टिल फटी फटी आंखों से खड़ी रही। आदम ने एक नजर इसे देखा, जिसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। एक कप चाय मंगवा देंगी? उसने शिफा की हालत को देखकर इसे पुकारा। इसके पुकारने पर शिफा जल्दी से नीचे भागी और सामने से आती सजदा बेगम से टकरा गई। उन्होंने इसे थाम कर गिरने से बचाया। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? उन्होंने परेशानी से पूछा, जैसे देख ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डर गई। जी जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, मुझे क्या हुआ? इसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो इनको चाय चाहिए, मैं बना लूं? इनकी गहरी नजरों को खुद पर जमे देख इसने जल्दी से पूछा। हाँ बना लो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। आज से ये घर तुम्हारा भी है, जो चाहे कर सकती हो। जी। वो किचन में गई। जब वो चाय बनाकर कमरे में आई तो आदम मन्नत के साथ प्यार करने में मसरूफ था। इसने चाय सामने टेबल पर रखी और खुद बाहर जाने लगी। रुके, मन्नत को भी ले जाए, इनको अम्मी के पास छोड़कर आप आराम कर लीजिएगा। इसने मन्नत को शिफा के हवाले किया तो वो मन्नत को लेकर निकल गई। चेहरा अब भी सूख था। पीछे आदम ने 2 घूंट चाय के लिए और खुद भी निकल गया, क्योंकि इसे अर्जेंट पहुंचना था और मन्नत की वजह से वो लेट हो गया। वो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। 2 लड़के इतनी ही तेजी से इसके पीछे भाग रहे थे। अल्लाह जी बस आज बचा ले, फिर कभी भी अकेली नहीं निकली। वो रोते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी। आज वो अपने क्लास के बाद आदम से पूछकर एक फ्रेंड की बर्थडे पर आई थी। ड्राइवर को इसने खुद मना किया था कि वो खुद आ जाएगी, लेकिन वो जिस गाड़ी में बैठी वो पीछे रास्ते खराब हो गए और इसका फोन भी दोस्त के घर रह गया, वरना घर से किसी को फोन करके बुला ले। रोड बहुत सुनसान था और किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई। इसने चादर को खुद पर अच्छे से लपेट लिया और आगे बढ़ने लगी, ये सोच के कि रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। अभी 2 कदम बढ़ी ही थी कि किसी ने इसकी चादर पकड़ ली। मुड़कर देखा तो वो आवारा टाइप लड़के थे, नशे में धुत लग रहे थे। आयत ने बिना आगे पीछे देखे इसको धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो लड़के भी इसके पीछे भागने लगे। इसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो अब वो लड़के नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इनके कदमों की आवाज अब भी सुन सकती थी। सामने एक गाड़ी नजर आई जिसका दरवाजा खुला था। वो बिना सोचे समझे अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। सीट से टेक लगाकर आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी। चादर तो इसकी रास्ते में ही गिर गई थी। अब सिर्फ एक दुपट्टा था जो इसने मुट्ठियों में सख्ती से भींच रखी थी। 5 मिनट तक इसने कोई हरकत नहीं की। इसे अजीब सी स्मेल और खुद पर किसी की नजरें महसूस होने लगी। इसने झट से आंखें खोल के पीछे देखा तो इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। कसरती जिसामत पर ब्लैक जीन्स और ब्लैक की हुडी पहने, एक हाथ में सिगरेट पकड़े, दूसरे हाथ में खून से सनी हुई चमकती छुरी ली, वो एक वजाहत से भरपूर शख्स था जो अपने खुमार आलूद निगाहों से इसे ही दिलचस्पी से देख रहा था। इसे पहले के आया चीखने के लिए अपना मुंह खोलती, वो फुर्ती से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला घोट चुका था। आया की आंखें बाहर को उबल गई। सिगरेट को खून की मिली जुली बू से अपनी नथनों से टकराती महसूस हुई और जिस बेबाक नजरों से इसे देख रहा था, आयत को लगा वो यही ढह जाएगी। वो पूरी तरह इस लड़की को खौफजदा आंखों में डूब चुका था। वो मजीद इसके करीब आया इससे पहले कि वो गुस्ताखी करता और इसके हाथों में झूल के डिस्गस्टिंग। वो बदमजा होता बाहर निकल आया और मोबाइल निकाल कर एक कॉल मिलाई। कुछ बातें करके वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सीट बेल्ट बांधने के लिए वो इस पर झुक गया। इस लड़की को खुशबू इसे बहुत मदहोश कर रहा था। इसने एक लंबी सांस लेकर आयत की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा और सीट बेल्ट बांधकर दूर हो गया और गाड़ी रोड पर डाली और सीधा इसलिए अस्पताल से थोड़ी दूरी पर रुका, जहां फरजाद पहले से ही हानिया फरजाद की वाइफ के साथ खड़ा था। वो गाड़ी साइड पर रोकता, गाड़ी से निकला और फरजाद से गाड़ी की चाबी लेता, दूसरी गाड़ी में बैठता, बिना पीछे देखे जन से गाड़ी भगा ले गया। मुझे नहीं लगता सर ने कुछ गलत किया होगा, हानिया ने आयत को देखते कहा।
کچھ بھی ہو لیکن کسی لڑکی کو اندھیری رات میں اس طرح لانا مجھے پسند نہیں ہے۔ پر جہاز اسے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہسپتال کے سامنے روکی۔ نرس کی مدد سے آیت کو اسٹریچر میں ڈالا اور اندر بڑھ گیا۔ 10 بج رہے ہیں، کہاں چلی گئی آیت؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے تو 8 بجے تک آنے کا کہا تھا، کہاں رہ گئی؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ فروا بیگم دروازے میں چکر لگاتی پریشان ہو رہی تھی۔ امی میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے جانے دے۔ اگر وہ اپنے دوست کے گھر سے نکل گئی ہے تو اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ جسا بار بار اس کا فون ٹرائی کرتے ہوئے بولی تو سوئچ آف تھا۔ نہیں تم بیٹھو، سالار کو فون کر کے بتاؤ، ڈرائیور کو بھی اس میں آنے سے منع کر دیا تھا، میری بچی ٹھیک ہو بس۔ سردا بیگم اور شفا بھی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ فریحہ شام کو ہی واپس جا چکی تھی۔ جزا نے سالار کو فون کرنے کے بجائے عرش کو فون کر یہ سب بتا دیا۔ سالار بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں پریشان ہو گئے اور جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی وہاں ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے آدم کو بھی انفارم کیا۔ ابھی وہ اس کے ہاسپٹل پتہ کرنے آئے ہی تھے وہ کتنے بجے نکلی، لیکن اسے اسٹریچر میں لیٹے دیکھ دونوں اس کی طرف بھاگے۔ آیت، کیا ہوا ہے؟ کون ہو تم؟ سالار نے فرجاد کا گریبان پکڑ لیا جو اسٹریچر دھکیل کر ایمرجنسی کے لیے اندر لے جا رہا تھا۔ دیکھیے پہلے ہاتھ اٹھائے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فرجاد نے سکون سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ عرش نے سالار کو پیچھے کیا۔ عرش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میری وائف ہے، ہم اپنے سسرال سے آ رہے ہیں، یہ ہمیں راستے میں ہمیں بے ہوش ملی تو میری وائف اور میں ان کو اسپتال لے آئے۔ باقی باتیں آپ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سالار اس کو مارنے پڑتا، ڈاکٹر کے آنے سے پر پیچھے ہو گیا۔ ارے یہ تو آیت ہے، میری اسٹوڈنٹ، اس کو کیا ہوا ہے؟ آپ ان کو چیک کریں، کیا ہوا ہے جلدی بتائیں۔ سالار بھی چینی سے بولا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، شاید یہ کسی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ باقی میں میڈیسن وغیرہ لکھ دیتی ہوں، پریشان مت ہو، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کر اندر بڑھ گئی۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، چلو تھانے۔ پر جہاں عرش کو بول کر جانے لگا، جب تک میری بہن کو ہوش نہیں آ جاتا آپ لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ سالار ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی پر یقین نہیں تھا۔ اگر اس کی بہن اس حالت میں ملی تھی تو ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، ورنہ اتنی کمزور وہ ہرگز نہیں تھی۔ اوکے فائن۔ پھر جان کو بھی بحث کرنا مناسب نہیں لگا، وہ ویسے بھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ دوسرا، باس نے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن لے کر جانے کا کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا اور اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آدم بھی بھاگتے ہوئے سامنے سے آیا اور سینے سے لگا لیا۔ چندہ بس رونا بند کرو، بتاؤ کیا ہوا؟ آدم نے اسے پیار سے پچکارا۔ عرش اور سالار بھی بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی، وہ کچھ آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں وہاں سے بھاگ نکلی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں، وہ کہتے ہی آدم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے دوسرے آدمی کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ اس کے بھائی ایجنٹ سے اینٹ بجا دیتے اور اپنی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں چاہتے۔ ان کو جانتی ہو؟ عرش نے کب سے کھڑے فرجاد اور ہانیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نام ہانیہ ہے اور آپ ہمیں راستے میں بے ہوش ملی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو یہاں لے آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہانیہ نے آگے بڑھتے اس سے پوچھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کی۔ آیت نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے راستے نکل گئے اور آیت بھی اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ سجدہ بیگم اور فروا بیگم نے کتنی ہی دیر آیت کو سینے سے لگائے رکھا۔ شفا ایک کونے میں کھڑی نہ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے زندگی میں کبھی ماں کا پیار محسوس نہیں ہوا، اور جب وہ اس طرح پیار دیکھ رہی تھی اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ آدم، عرش اور سالار تینوں ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تم جگہ بتاؤ، ان لڑکوں کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ جزا کا غصہ سے برا حال تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے ہم ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سالار نے بنا اسے دیکھے سرسراتے لہجے میں کہا، مجھے کیا کرنا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ مجھے۔ جزا کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم سالار سے؟ مت بولو، بڑا بھائی ہے، تمہارا اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے، آئندہ تمہیں اس لہجے میں بات کرتے نہ دیکھوں گا۔ آدم نے جس قدر ناگواری سے کہا، جزا کی آنکھیں شرمندگی سے نم ہو گئی۔
وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باقی سب کو بھی جزا کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ پچھلے 2 سال سے اس کا رویہ سالار کے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن اس نے کبھی بڑوں کے سامنے سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ شفا نے ایک نظر آدم کو دیکھا، جس سرخ چہرے سے اسے راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے جزا گئی تھی۔ امی کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے، آدم نے فروہ بیگم سے کہا تو فروہ بیگم کے پیچھے شفا بھی چلی گئی ان کی مدد کرنے۔ رات 1 بجے سب نے کھانا کھایا اور اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آدم سیدھا اپنے کمرے میں ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ شفا بھی فروہ بیگم کی منتیں کر کے سوئی ہوئی منت کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آدم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرتی منت کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور کمفرٹر دونوں پر ڈال کر آنکھیں موندی۔ جب وہ اپنا کام مکمل کرتا کمرے میں آیا تو اپنے بیڈ کی حالت دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں دوسروں سے کیا بولوں جب میری اپنی ہی بیٹی کی حرکتیں ایسی ہیں تو، وہ کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں بیڈ میں منت اپنے دونوں پاؤں شفا کے گرد سر پر گرائے سکون سے سو رہی تھی، جبکہ شفا کی پوزیشن ایسی ہی تھی کہ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی اور آج اس کا چہرہ پورا کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا۔ ٹراؤزر کی بے ترتیبی دیکھ کے اسے غصہ آیا، لیکن اس کی نظر شفا کی رائٹ سائڈ کی پنڈلی پر رک گئی جہاں گھٹنے سے تھوڑا نیچے ایک گہرا زخم تھا جو ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ اس سے پہلے منت کو اٹھایا، پھر کمرے میں موجود بیبی کاٹ میں لٹاتی، پھر ڈرار میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ اسے محبت نہیں دے سکتا تھا مگر اس کا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا تھا۔ اس نے باکس میں سے آئنٹمنٹ نکالی اور انگلیوں کے پوروں سے اسے لے کر آرام سے اس کے زخم پر لگانے لگا۔ وہ اتنی آہستگی سے اپنا کام کر رہا تھا کہ شفا کو نیند میں احساس نہیں ہو سکا۔ اپنا کام ختم کرتا وہ ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا، پھر واپس آ کر بنا جگائے بہت مشکل سے اپنے لیے جگہ بنائی۔ اس کی خواہش صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں کی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بچی کا اضافہ ہو جائے گا۔ خود پر افسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ سرخ سفید رنگت، اس پر نیلی آنکھوں پر سایہ، فگن گھینی پلکیں جو آنکھیں بڑی کرنے پر ایسی تھی جیسے رقص کر رہی ہوں، باریک گلابی ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور شاید وہ خود بھی کچھ کر جاتا اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی۔ وہ جب سے لوٹا تھا جنوری کے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے اسی کو سوچے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھی لیکن وہ کبھی اتنا بےتاب کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہت بری بات ہے جانا، تمہیں کوئی حق نہیں اس طرح بلاج شاہ کے خیالوں میں بنا اجازت آنے کا۔ اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ وہ خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اپنے فون کے بجنے کا احساس نہیں ہوا جو کب سے بج کر خود ہی بند ہو گیا۔ سر پیچھے فرجاد نے اسے آواز دی۔ وہ پیچھے 1 گھنٹے سے بالاج کو کال کر رہا تھا لیکن اس نے کال نہ اٹھانے پر مجبوراً اسے یہاں آنا پڑا۔ بالاج نے اسے مڑ کر سرد نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری سر، لیکن آپ نے کہا تھا میم کے بارے میں آپ کو 1 گھنٹے میں ساری انفارمیشن دو۔ اس نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ اٹھ کے اسے ہی نہ لگا دے۔ بالاج شاہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھری۔ اچھا میرے یار، چلو بتاؤ کیا کیا پتا چلا۔ وہ قدم چل کر اس کے پاس آیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر بازو پھیلا دی۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں بیسٹ تو پل میں دوست۔ پھر جیسے جیسے فرجاد اسے بتاتا گیا کہ اس کی آنکھوں میں چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ اے لڑکی، رات کے گھسی ابھی تک کمرے سے نکلی کیوں نہیں؟ کہاں مر گئی ہو؟ کام چور ہڈ حرام لڑکی، مفت کی روٹیاں توڑنا، بس کوئی کام مت کرنا مایوس مارے۔ تائے امی کی کاٹدار آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں سارے گھر کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ حقیقت جو ابھی مشکل سے 2 گھنٹے پہلے سوئی تھی کیونکہ پوری رات بابا کی طبیعت خراب تھی۔ تائے امی کی آواز پر بمشکل اپنی آنکھیں مسلتی اٹھی تھی۔ غصہ تو اسے بہت تھا لیکن مجبور تھی اپنے بوڑھے باپ کو کہاں لے کر جاتی۔ جی تائے امی، وہ دروازہ کھول کر ان کے سامنے آئی۔ سوجی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن کاش کسی کو احساس ہوتا۔ کچن کا کام تمہاری ماں کر کرے گی؟ صبح سے 7 بج رہے ہیں اور تم بستر پر پڑی نیند کے مزے لے رہی ہو۔ تائے امی نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو اس نے مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ سامنے کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ، جا کر ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ وہ کل بھی اس کمپنی میں جانے والی تھی مگر گھر کے کام کی وجہ سے جا نہ سکی۔
लेकिन आज इसका वहां जाने का इरादा था ताकि वो इस आदमी का कर्जा भी उतार सके और अपने बाप के लिए कुछ पैसे कमा सके। वो जल्दी से किचन में चली गई क्योंकि वो जानती थी बिना काम किए से यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई ने मुझसे सबके सामने डांटा। तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं, सालार खानजादा, कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिजा गुस्से से अपने कमरे का हशर बिगाड़ चुकी थी। पूरी रात इसकी आंखों पर कटी थी। कोई नहीं जानता था इस लड़की ने क्या कुछ बर्दाश्त किया था। दूसरी तरफ सालार अपने कमरे के टेरेस पर ठंड में बैठा पूरी रात सिगरेट फूंकता रहा। इसने कभी नहीं चाहा था कि वो इससे नफरत करेगी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि इसे ये सब करना पड़ा और आज तक वो इसकी नफरत बर्दाश्त कर रहा था। आंखें जब से लाल हो रही थी। वो इस पर झुका इसके चेहरे को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब इसके होंठों पर लब रखने लगा। ना नहीं, वो अचानक चीखें मारते हुए उठी। पसीने से इसका चेहरा शराब और था। इसके साथ सोई फरवा बेगम घबरा कर उठी। इसकी हालत देखकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ आयत बेटा, ठीक हो? इन्होंने परेशानी से पूछा। वो बड़ी अम्मी, वो मेरे पास आ रहा है। वो घबराते हुए इसके सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। कोई नहीं है आयत बेटा, कोई नहीं, बस घबराओ नहीं, मैं हूं ना बेटा। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा तुमने, भूल जाओ। वो इसे सीने से लगाए बहलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो इनके सीने से लगी इनकी नींद की वादियों में उतर गई। पर मैं बेगम भी इसके बालों में हाथ फेरती सोने की कोशिश करने लगी। इन्होंने आयत, सालार और अर्श को अपने बच्चों से कम प्यार नहीं किया था। इन्होंने कभी इनके बीच फर्क नहीं रखा था। आज भी आयत की तबीयत की वजह से उन्होंने आयत को अपने साथ सुलाया। किसी के बाजू पकड़कर नीचे खींचे। फिर आदम की आंख खुली तो शिफा आंखें बंद किए इसका बाजू पकड़े इसे खींच रही थी और खुद पिछली 2 रातों से इस तरह आड़ी तिरछी लेटी थी। आदम खानजादा पहले तो समझ नहीं पाया वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अचानक दिमाग पे क्लिक हुआ तो इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठा और सोई हुई मन्नत को लाकर बीच में लिटाया और खुद बेड क्राउन के साथ टीक लगाकर बैठ गया। वो सिर्फ देखना चाहता था कि वो करती क्या है। शिफा ने दोबारा बिस्तर टटोला। मन्नत को पाकर इसे कमर पर हाथ डालकर इसे अपने पास किया और नींद में ही अपने सीने पर लिटाकर इसे ऊपर हाथ रख गई। आदम खानजादा को इस छोटी लड़की की ये अदा इतनी पसंद आई कि इसका पत्थर दिल बहुत जोर से धड़का। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 6 बजा रही थी। वो नमाज की नियत से दोबारा उठ गया। सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सब गुजरी रात के बनिस्बत अब नॉर्मल नजर आ रहे थे। शिफा सजदा बेगम के साथ मिलकर नाश्ता लगवा कर इनके साथ ही बैठ गई। भाभी, कल आप से मैंने बात की थी, आपने बताया आदम को? सजदा बेगम ने आदम को देखते फरवा से बेगम से पूछा। नहीं सजदा, कल इतना कुछ हो गया, टाइम नहीं मिला बात करने का, तुम बता दो इसे। फरवा बेगम मन्नत को फीडर पिलाते हुए बोले। तब तक जिसा अपना नाश्ता मुकम्मल करती सबको अल्लाह हाफिज करती यूनी के लिए निकल गई। आदम सवालिया नजरों से सजदा बेगम को देखने लगा। बाकी सब खामोशी से अपना नाश्ता करने लगे। शिफा भी कल की निस्बत आज कंफर्टेबल होकर बैठी थी। इतना तो वो इन दोनों में अच्छे से जान गई थी कि खानजादा हाउस के मर्दों में औरतों का एहतराम बहुत है। आदम रहमान भाई ने अरमान के लिए, जिजा के लिए रिश्ते की बात की है और आज शाम इसके हवाले से आना भी चाह रहे। तुम क्या कहते हो इस बारे में? अरमान को तुम जानते हो? सजदा बेगम ने कहते ही आदम को सवालिया नजरों से देखा। काश वो इस वक्त सालार की तरफ देख लेता तो इस बात को करने के बारे में सोचता भी नहीं, मगर इस वक्त सभी सालार और आदम की तरफ मुतवज्जा थे। ठीक है, अरमान अच्छा लड़का है, आप अम्मी से पूछ के बुला लीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। वो जूस का आखिरी घूंट लेकर मन्नत के माथे पर बोसा देता उठ गया। सालार को लगा किसी ने पिघला हुआ सीसा इसके कानों में उंडेल दिया। इसका चेहरा खतरनाक हद तक लाल हो गया था। अर्श की नजर इस पर पड़ी तो हैरत से इसे देखने लगा। जो हाथों में मिठियां बीच सब आखिरी मराहिल में था। अर्श ने परेशानी से इसके कंधे पर हाथ रखा तो सालार ने चौंक कर इसे देखा। अर्श ने हैरत और परेशानी से आंखें खुली देख इसने पल में खुद को संभाल लिया। चलो लेट हो रहे हैं हम, सालार उठता सबको अल्लाह हाफिज कहता निकल गया। अर्श भी परेशान से इसके पीछे निकला, लेकिन तब तक सालार अपनी गाड़ी ले निकल चुका था। वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। सर, एक लड़की आई है, वो कह रही है आपने बुलाया है जॉब के लिए।
वो लैपटॉप में झुका अपना काम कर रहा था कि इसके सेक्रेटरी ने आकर इसे इन्फॉर्म किया, ओके आप इन्हें मेरे ऑफिस में भेज दें। अर्श ने कुछ सोचकर कहा। सेक्रेटरी सर हिलाकर चला गया। वो सोलार की वजह से परेशान था। इसकी हालत इसे बार बार परेशान कर रही थी और वो ऑफिस भी नहीं आया था। पूछने पर बताया कि वो दोस्तों के साथ है, लेकिन वो जानता था जरूर कोई और बात है जो वो नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चले जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।